प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ ल्हासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित यह अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है और वह तिब्बत यात्रा उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से उन्होंने यह यात्रा की थी। तो उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए लेखक ने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। एक भिखारी का वेश बनाकर वह तिब्बत की यात्रा किए थे। इस पाठ में तिब्बत की राजधानी, जिसका नाम ल्हासा है, उस तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते, जो अत्यंत कठिन रास्ते हैं, उनका वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया गया है। और यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। तो इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय का जो तिब्बती समाज था, उस तिब्बती समाज के बारे में विशेष तौर पर जानकारी मिलती है। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है पाठ ल्हासा की ओर। तो लेखक अपनी पहली तिब्बत यात्रा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तो जिस रास्ते से लेखक ल्हासा गए थे, तो उसके विषय में वो कहते हैं कि वह रास्ता नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो फरी कलिंगपोंग नामक स्थान पर जो रास्ता था, जब वह रास्ता नहीं खुला था, तो नेपाल की ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सभी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। और यह रास्ता सिर्फ व्यापारिक रास्ता ही नहीं था, व्यापार के साथ साथ यह सैनिकों के आने जाने का भी रास्ता था। तो इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे, और उन किलों में चीनी पलटन रहा करती थी। और आजकल वहाँ पर अब चीनी पलटन अब तो वहाँ पर नहीं रहती, तो इसलिए बहुत से फौजी मकान अब गिर चुके हैं। और दुर्ग यानी किले के किसी भाग में जहाँ जहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो लेखक अपनी यात्रा में ऐसे ही एक परित्यक्त्य यानी त्याग दिए गए, एक खाली एक चीनी किले में वहाँ पर ठहरे थे और वहीं पर वह चाय पीने के लिए ठहरे। अब तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थीं, तो बहुत से कुछ आराम की बातें भी थीं। उस समय तिब्बत में जाति-पाति छुआछूत का बिल्कुल सवाल नहीं था। वहाँ जाति-पाति और छुआछूत का भेदभाव नहीं था, और न ही वहाँ की औरतें पर्दा करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो वहाँ पर इस तरह का वातावरण था कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल घर के भीतर तक चला जा सकता है, और चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो, तब भी वहाँ की घर की बहू या जो सासू है, सास, उसको अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। यानी चाय बनाने के लिए वो सास या बहू को दिया जा सकता था, और वह आपके लिए चाय पका देगी। और मक्खन और सोडा और नमक दे दीजिए, तो वह चाय चोंगी यानी एक पात्र, बर्तन, तो उस चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग का बना करके मिट्टी के टोटीदार बर्तन, टोटीदार जिसे खोटी कहा जाता है, उसमें रख के आपको दे देगी। और यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है, यानी चाय देने वाले व्यक्ति के मन में अगर डर है कि वह सारा मक्खन आपकी चाय में पड़ेगा भी या नहीं, तो इतना यहाँ तक के लिए भी वहाँ पर मेहमानों के लिए, अतिथियों के लिए छूट थी कि आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं, और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक जब उस समय तिब्बत यात्रा किए थे, तो उस समय तिब्बत की जो ल्हासा की ओर ल्हासा गए थे, तो वहाँ का समाज में जाति-पाति छुआछूत का बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था, और वहाँ पर कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के भी घर में आसानी से जा सकता था। लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते थे, और चाय बनाने के लिए अगर सामान दे दे तो चाय बना करके भी वहाँ की औरतें दे देती थीं। परित्यक्त
चीनी किले से जब हम चलने लगे, यानी वो जो त्याग दिए, सैनिकों के द्वारा त्याग दिए गए चीनी किले से जब लेखक चलने लगे और उनके साथ जो व्यक्ति थे, तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कर, टैक्स, रास्ते में चलने वाला टैक्स मांगने आया, और हमने वह दोनों चिटें उन्हें दे दी। तो उन्होंने रास्ता चलने के लिए जो परमिशन मिली थी, दो चिट थी, जिस कागज के टुकड़े जिन पर लिखा हुआ था, तो वो चिट उन्हें दे दिए। और शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे, यानी लेखक थोंगला नामक स्थान के पहले के आखिरी जो गांव था वहां पहुंच गए थे। और यहाँ पर सुमति की जान पहचान के आदमी थे। अब लेखक के साथ सुमति नाम के एक व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। तो यह जिस स्थान पर लेखक पहुंचे, तो वहाँ उनके साथ सुमति जो थे, उनके जान पहचान के व्यक्ति वहाँ पर थे। और भिखमंगे रहते हुए भी, क्योंकि लेखक और सुमति भिखारी के वेश में थे, तो भिखमंगे रहते हुए भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली थी। लेकिन 5 साल बाद जब लेखक और सुमति इसी रास्ते से लौटे, तो उस समय वो एक भिखमंगे के वेश में नहीं थे, बल्कि एक भद्र यात्री, एक सज्जन यात्री के वेश में थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। लेकिन उस 5 साल में लोगों की मानसिकता इतनी बदल चुकी थी कि उस वक्त किसी ने भी लेखक को रहने के लिए जगह नहीं दी। और उस समय गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में वो ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। मनोवृत्ति यानी विचारधारा, यानी लोगों की उस 5 साल में लोगों की विचारधारा बदल गई थी। और ख़ास तौर पर शाम के वक्त छंग पीकर, छंग यानी एक नशीला पेय पदार्थ, तो शाम के वक्त वो छंग पीकर वहाँ के लोग कम ही होशो हवास को दुरुस्त रखते थे, कम ही होश में रहते थे, अपने होश को ठीक नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो छंग नामक नशीला पदार्थ पीते थे। तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।